Good morning all of you. Myself Nasir Ali, Department of Pharmacology and Toxicology. Today I will discuss about the kidney. हम आपको बताना चाहते हैं kidney has a three part. First part is the cortex. Cortex जो होती है वो kidney की सबसे larger part होती है. Second part of kidney is called medullary pyramids. उसके बाद जो है जो मेडुलरी पिरामिड्स होती है वो छोटी छोटी जो है पाइपलाइन स्ट्रक्चर कंटेन करती है जिसको हम लोग बोलते हैं माइनर कैलिक्स। उसके बाद जो है ये छोटे छोटे जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर होती है मेडुलरी पिरामिड्स की वो बड़े बड़े नलिकाओं में ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेजर कैलिक्स। आफ्टर दैट ये मेजर कैलिक्स जो होती है एक बड़ी ट्यूब बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं और वो ट्यूब किडनी के अंदर तक की रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेल्विस। जब ये पेल्विस जो होता है किडनी के बाहर आ जाती है ट्यूब तो उस कंडीशन को बोलते हैं यूरेटर। उसके बाद जो आर्टरी ब्लड किडनी को देती है उसको बोलते हैं हम लोग रीनल आर्टरी। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी से हार्ट तक ले जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रीनल वेन्स। ओवरऑल किडनी जो होती है सराउंडेड बाई या कवर्ड बाई कैप्सूल्स। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा कि दो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में कुछ स्पेस बचता है, उस स्पेस को बोलते हैं हम लोग रीनल कॉलम। तो बेसिकली दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सबसे पहले हम नेफ्रॉन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द नेफ्रॉन? नेफ्रॉन जो होती है किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ये नेफ्रॉन जो होती है दो पार्ट रखती है। एक का नाम है आपका ग्लोमेरुलस। तो ये हमारा जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। अभी हम नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन जो होती है किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। जो हमारी नेफ्रॉन होती है वो दो पार्ट कंटेन करती है। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलस एंड सेकेंड इज रीनल ट्यूब्यूल्स। जो हमारी रीनल ट्यूब्यूल्स होती है वो चार पार्ट कंटेन करती है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट इज बोमेन कैप्सूल। सेकेंड इज पीसीटी। थर्ड इज लूप ऑफ हेनले। थर्ड इज DCT। फिर पीसीटी आपको दिख रहा होगा। जो भी बोमेन कैप्सूल के पास मतलब PCT, पास का मतलब होता है PCT। जो भी बोमेन कैप्सूल के नजदीक होता है उसको बोलते हैं PCT। इसको बायोलॉजिकल टर्म में नाम दे दिया जाता है पैराक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। कन्वोल्यूटेड का मतलब ये आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा कि ये कन्वोल्यूटेड है, टेढ़ा मेढ़ा है, इसीलिए इसको कन्वोल्यूटेड कर दिया गया। ट्यूब मतलब ये जो हमारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं
ट्यूब। तो ओवरऑल हमारी जो बोमेन कैप्सूल का कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है वो PCT होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिंग ट्यूबुल। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है वो नेफ्रॉन बनी किसकी होती है, तो बेसिकली हमारी जो नेफ्रॉन बनी होती है वो एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। जो हमारी एपिथेलियल सेल्स, आपको पता होगा कि एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो 4 या 5 प्रकार के होते हैं, जैसे स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, उसके बाद क्यूबॉइडल के बाद आपका आता है स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलम्नार एपिथेलियम, उसके बाद आपका जो होता है मॉडिफाइड एपिथेलियम होती है। तो हमारी जो ये नेफ्रॉन बनी होती है वो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। अब हम आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये जो रेड कलर की आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये बेसिकली एक आर्टरी है। इस आर्टरी को बोलते हैं हम लोग अफरेंट आर्टरी। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि जो अफरेंट आर्टरी है वो फर्दर जो होती है वो कैपिलरी में डिवाइड हो जाती है, और ग्रुप ऑफ कैपिलरी इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। फिर ये ग्लोमेरुलस छोटी छोटी कैपिलरी बन के एक बड़ी कैपिलरी बनाते हैं जिसको बोलते हैं इफेरेंट आर्टेरियोल्स। हमको पता है कि जब कैपिलरी के बाद क्या होता है, आर्टेरियोल्स बनता है, लेकिन इस किडनी के कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है ब्लड के साथ साथ बहुत सारी चीजें जो है ट्रांसपोर्ट होती रहती है। तो बेसिकली यहाँ से जो है वेन बनना चाहिए, लेकिन ऐसा केस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो हम आपको आगे प्रोसेस में बताएंगे। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये इफरेंट आर्टेरियोल्स जो होती है वो फर्दर कई ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, जिसको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर आर्टरी या पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है। उसके बाद पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आपको दिखाई दे रही होगी, ये पूरी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती है। ये कैपिलरीज आपको देख रहे हैं, जो ये कैपिलरीज आई है ये क्या कर रही है, ये आपके लूप ऑफ हेनले को क्या कर रही है, कवर कर रही है। बेसिकली इस कैपिलरी को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा बोलते हैं। इस वासा रेक्टा से जो होती है जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हमारी वासा रेक्टा में ट्रांसपोर्ट होती है, उसके थ्रू जो होती है लूप ऑफ हेनले को क्या करना चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो होती है ये ट्रांसपोर्ट होते हुए वासा रेक्टा जो होती है कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वेन्स में, और ये वेन सारी की सारी ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है लेके चली जाती है कहाँ, हार्ट में। उसके बाद ये आपको एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा ग्लोमेरुलस के कंटिन्यूअस में, जिसको हम लोग बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। फिर ये बोमेन कैप्सूल का ही कंटिन्यूअस ट्यूब्यूल्स होता है, ट्यूब होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीसीटी जो हमारी होती है वो कन्वोल्यूटेड होती है। फिर पीसीटी का ही कंटिन्यूअस होता है, लेकिन ये डिसेंडिंग ऑर्डर होने के कारण इसको नाम दिया गया डिसेंडिंग लिम्ब। उसके बाद ये जो पार्ट है
नेफ्रॉन का इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। फिर ये लूप ऑफ हेनले क्या हो रहा है, एक कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा था, लेकिन कुछ समय डिक्रीज होने के बाद क्या हो रहा है, अब इंक्रीज हो रहा है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग बोल रहे हैं, अब ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उसके बाद ये हमारी क्या है, DCT। DCT का मतलब होता है डिजिटल कन्वल्यूटिंग ट्यूब्यूल्स, और ये जो पार्ट होती है लास्ट हमारी क्या होती है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, CT, जिसको हम बोलते हैं CT। आपको हम बता दें कि नेफ्रॉन भी दो प्रकार की होती है, एक होती है कार्टिको टाइप ऑफ नेफ्रॉन, दूसरा होता है जस्टाग्लोमेरुलस नेफ्रॉन। ये हम जब डिटेल में जानेंगे तो हम जानेंगे कि कार्टिकोइड्स नेफ्रॉन क्या होता है और जस्टाग्लोमेरुलस नेफ्रॉन क्या होता है। अरे भाई, जो प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है वो 3 स्टेप में होता है। पहले सबसे पहले जो होता है स्टेप नंबर 1, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप है स्टेप नंबर 2, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। एंड स्टेप नंबर 3 जो होता है वो होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब हमको पता है कि ये हमारी आर्टरी है, अफरेंट आर्टरियोल्स है, और जितनी भी आर्टरीज होती है वो ब्लड के थ्रू क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट करती है। तो सबसे पहले क्या होगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होगा, और जितना भी फिल्ट्रेशन होगा ये सारा फिल्टर होके किसमें आएगा, बोमेन कैप्सूल में आएगा। क्या क्या फिल्ट्रेशन होगा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट फिल्ट्रेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, उसके बाद आयंस होंगे, उसके बाद वाटर होगा। ठीक है, एक दिन में जो फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस के थ्रू वो 180 लीटर पर डे होता है। कितना, 180 लीटर पर डे। अब कोई सवाल पूछेगा सर कि 180 लीटर पर डे होता है तो 180 लीटर जो होते हैं हम लोग सिक्रीट नहीं करते हैं, तो 180 लीटर फिल्ट्रेशन कैसे होता है। तो हमने स्टेप सेकंड क्या लिखा हुआ, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। कहने का मतलब यहाँ पे 180 लीटर तो आता है, लेकिन पीसीटी में जो हमारी पीसीटी होती है वो 70 से 80% क्या करती है, रीअब्जॉर्ब कर लेती है। क्या करती है, रीअब्जॉर्ब कर लेती है। क्या करती है, रीअब्जॉर्ब करती है। अरे बंद करो यार, एक समय नहीं गाना है। तो अब हम जैसे हम बता रहे हैं कि जो हमारी ये ग्लोमेरुलस है ये कैपिलरी कंटेन करती है, और जितनी भी कैपिलरीज होती है वो एक स्पेसिफिक तरीके की सेल की बनी होती है। उस सेल का नाम क्या है, एंडोथेलियल सेल्स। जो हमारी इसमें एंडोथेलियल सेल्स होती है इस तरीके से एंडोथेलियल सेल्स जो होती है कैपिलरी से अटैच होती है, और ये एंडोथेलियल सेल्स क्या होती है, पोरस होती है। पोरस का मतलब इसमें छिद्र होता है। इस पोरस एंडोथेलियल सेल्स का नाम दिया गया है फेनेस्ट्रा। क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा होता है। इसी फेनेस्ट्रा के थ्रू क्या करते हैं, फेनेस्ट्रा के थ्रू जितनी भी कार्बोहाइड्रेट, आयंस और वाटर क्या होती है, सिक्रीट होती है, और सिक्रीट होने के बाद कहाँ आती है, बोमेन कैप्सूल में। और ये हमारी जो बोमेन कैप्सूल होती है वो हमारी बनी होती है कि कौन सी इपिथेलियम की,
स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। स्क्वामस एपिथेलियम जो होती है सबसे थीनी लेयर होती है, जिससे यहाँ से फिल्ट्रेशन होना बहुत आसान होता है। और अगर हम और डिटेल में जाएंगे तो जो हमारी ये बोमेन कैप्सूल होती है एक स्पेसिफिक प्रकार की सेल्स कंटेन करती है, जिसको बोलते हैं पोडोसाइट। पोडोसाइट सेल्स जो होती है वो इस ग्लोमेरुलस के कैपिलरी को क्या करती है, पकड़ के रखती है, और पकड़ने के बाद जितने भी मिनरल्स वगैरह यहाँ से क्रॉस होते हैं उसको क्या करती है, अपनी तरफ खींच लेती है। खींचने के बाद कहाँ आती है, बोमेन कैप्सूल में, और फिर बोमेन कैप्सूल से कहाँ जाती है, पीसीटी में। तो हमारे पास अब ये सारी चीजें कहाँ छन के आ गई, पीसीटी में। क्या क्या आया, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आया, आयंस आए, और क्या आया, वाटर आया। इतनी बात समझ में आई, वाटर आया। हमने आपको बताया था कि जो हमारी नेफ्रॉन के चारों तरफ एक पेरीट्यूबुलर कैपिलरी होती है, जहां से यहाँ पे क्या होता है, ब्लड यहाँ भी होता है। लेकिन अब सारी चीजें ऐसा तो नहीं है कि जो भी चीजें आई है यहाँ से सारी की सारी रिलीज हो जाए, नहीं। तो हमने बोला है कि दूसरा स्टेप क्या है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। जो भी अच्छी चीजें बोमेन कैप्सूल से पीसीटी में आई है, अब वो सारी चीजें कहाँ जाएंगी, कहाँ जाएंगी, हमारी यहाँ पे जाएंगी। इसको जो बोलते हैं ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू कहाँ जाएंगी, इस कैपिलरी में जाएंगी। क्योंकि हमको ग्लूकोज को यूरिन में नहीं बहाना है, आयंस को यूरिन में नहीं बहाना है, और पूरा का पूरा वाटर यूरिन में नहीं बहाना है। तो हमारी जो ये जो पीसीटी है, यहाँ एक स्पेसिफिक प्रकार का सेल्स होता है जिसको बोलते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल्स होती है, और ये कंटेन करता है स्पेसिफिक प्रकार का पंप। इस पंप का नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। क्या नाम है, सोडियम पोटेशियम पंप। क्योंकि यहाँ भी आयंस क्या होते हैं, चले आए हैं। अब ये आयन को क्या करना है, इस वाटरी सोल्यूशन से क्या करना है, बाहर फेंकना है। तो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या है, पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम है। तो यहां से क्या करेगा, यहां से जो है सोडियम इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कहां जाएगा, इस कैपिलरी में जाएगा। तो मतलब तीन सोडियम क्या करेगा, बाहर जाएगा, और 2 पोटेशियम क्या करेगा, अंदर आएगा। सोडियम और पोटेशियम पंप की एक खासियत है कि जब भी ये जाता है, सोडियम जाता है, तो अपने साथ क्या करता है, अपने साथ इस कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स को भी क्या करता है, खींच ले जाता है। तो इस ये जो ट्रांसपोर्ट करते हैं इसको बोलते हैं सीमपोर्ट। क्या बोलते हैं, सीमपोर्ट। ये सीमपोर्ट होता है, ये एक्टिव प्रोसेस, जितनी भी पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ये सारे के सारे एक्टिव प्रोसेस हो रहे हैं। उसके बाद ये सारी चली गई, अब ये तो चली गई है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और आता है जो रीअब्जॉर्ब होता है, HCO3, और H+ आयन। यहाँ पे बाइकार्बोनेट भी रीअब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे एक और पंप होता है जो कि बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब करता है, और हाइड्रोजन को भी क्या करता है। अब देखो जैसे ये कैपिलरी है, कैपिलरी में बहुत सारी हाइड्रोजन आयन है, और हमको पता है कि जो ब्लड होता है वो न्यूट्रल होना चाहिए या 7.4 के अबव नहीं जाना चाहिए। तो हमको ये क्या करता है, HCO3 जो होता है यहाँ से एब्जॉर्ब करने के बाद, और ये जो H+ आयन ब्लड में है यहाँ पे रिलीज होता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एंटीपोर्ट सिस्टम। एंटीपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ पे सारी चीजें रीएब्जॉर्ब हो गई हैं, तो मतलब क्या हुआ कि ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि ये तो हो गया, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो गया और ट्यूबुलर सिक्रीशन हो गया। जो भी हमारे यहाँ से ट्यूबुलर यहाँ से सिक्रीट हो रही है वो भी हो गया। अब हमारा जो सारा सोल्यूशन है वो कहाँ आया, डिसेंडिंग लिम्फ में। अब डिसेंडिंग लिम्फ की जो प्रोसेस है, यहाँ पे सारा का सारा क्या है, वाटर भरा हुआ है।
तो हमारी जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है उसकी एक खासियत होती है, ये खासियत होती है कि ये वाटर परमिएबल होता है, आयन परमिएबल नहीं होता है। कहने का मतलब यहां से जो रिलीज होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वाटर। यहां से सारी की सारी चीजें क्या होंगी, वाटर जो है रिलीज हो जाएंगी। और जब वाटर रिलीज हो जाएगा तो जो हमारा सोल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, कंसंट्रेटेड बनेगा कि नहीं बनेगा, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बन गया, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बन गया। अब देखो यहां से जो है वाटर बना लिया, वाटर को क्या कर दिया इसने, निकाल दिया, कौन, डिसेंडिंग लिम्फ लूप ऑफ हेनले। अब उसके बाद लूप ऑफ हेनले में जो है ये कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट जो है बन चुका है। इसके बाद ये धीरे 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 क्या करेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा और ये पहुंच जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की भी एक खासियत है, क्या खासियत है कि ये सिर्फ और सिर्फ आयन परमिएबल है, ना कि वाटर परमिएबल। देखो कितनी खूबसूरत ये बात है। पहले डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या किया इसने, क्या किया कि वाटर को नेफ्रॉन से खींच लिया, उसके बाद इसको क्या बना दिया, कंसंट्रेटेड। फिर उसके बाद क्या किया, ये जो कंसंट्रेटेड था वो पहुंचा हमारी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की खासियत क्या होती है, आयन परमिएबल। जो भी आयन अब यहां पर पहुंचा है, क्योंकि हमको आयंस नहीं यूरिन में सिक्रीट करना है, तो अब यहां से क्या करेगा, बहुत सारा क्या करेगा, आयन बाहर निकल जाएगा, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। अब यहां पे हमारी क्या हो गई, ये हमारी जो है यूरिन बनके यहां पर पहुंच गई है, जिसको बोलते हैं डीसीटी। अब डीसीटी में भी कंडीशनल है, दो प्रकार की हार्मोन्स काम करती है, एक है एल्डोस्टेरॉन, दूसरा है वैसोप्रेसिन। दोनों कंडीशनल है, दोनों किस तरह, ऐसा नहीं है दोनों एक साथ एक्ट करती है, नहीं, कुछ ऐसा जैसे कि आपने पानी कम पिया, उस कंडीशन में हमारी जो होगी एल्डोस्टेरॉन जो होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी, और यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन पंप लगा होगा जिसके थ्रू ये एक्ट करेगी, और सारा का सारा जो पानी होगी वाटर यहां से फिर रिलीज करेगा। वाटर यहां से क्या करेगा, रिमूव करेगा, कौन करेगा, एल्डोस्टेरॉन। जब आप बहुत ज्यादा पानी पीते हो, अब हमको बहुत ज्यादा पानी पिए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है पूरा का पूरा पानी रिलीज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो है हमारी कौन सा काम करेगी, वैसोप्रेसिन। कौन सा काम करेगी, वैसोप्रेसिन। और वैसोप्रेसिन क्या करेगी, बहुत सारी जो तुमने पानी पिया है वो सारा का सारा क्या करेगी, कलेक्ट करेगी। तो एक मिनिमम अमाउंट में हमारी यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में कलेक्ट हो जाएगी, जो कि वन मैन जो होता है, एक आदमी एक दिन में 1 से 1.5 लीटर पर डे यूरिन सिक्रीट करता है। तो ये हमारा है प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ऐसे तो बहुत कुछ है इसमें, अगर डिटेल में जाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो कि इस समय बताना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी मैंने ओवरऑल जो भी जितना हो सका उतना बता दिया। थैंक यू।